फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। चलिए आज हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो अध्याय है 12, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। सबसे पहले हम लोग वृत्त के बारे में जानेंगे कि वृत्त क्या है, वृत्त के अंदर और क्या क्या चीजें होती है, और तब हम लोग वृत्तों का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ भी आपको इसके बारे में कुछ भूमिका दी गई है इस चैप्टर के लिए। देख रहे हैं आप कि जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि ये ठेला दिख रहा है, इसमें भी ये जो इसका जो पहिया है ये वृत्त के आकार का है। ये जो केक है ये भी वृत्त के आकार का बना हुआ है। ये वाशर है ये भी वृत्त के आकार के डिजाइन, या ये पहिया, ये सब वृत्त के आकार के हैं। इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई है। वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में दिया गया है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, ये इसे हम लोग पाई कहते हैं, परिधि बटा व्यास। यानी कि अगर पाई का परिभाषा कहा जाए कि पाई किसे कहते हैं, तो वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। ऐसे पाई को बोला जाता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि उसका जो मान होता है ना बाबू, वह अशांत में होता ही है, लेकिन अशांत में भी अनावर्ती होता है। ठीक है ना। तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या क्या होती है, अपरिमेय कहलाती है, जबकि वही अशांत में आवर्ती दशमलव प्रसार वाली जो संख्या होती है वो परिमेय में चली जाती है। तो पाई का जो भी मान आता है वह अशांत अनावर्ती होता है, इसलिए पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए हम लोग वृत्त के बारे में अच्छे से समझ ले, वृत्त किसे कहते हैं, और उसके त्रिज्या के बारे में भी, फिर त्रिज्यखंड वृत्तखंड के बारे में भी, सारी चीजों के बारे में आपको चर्चा करके बताते हैं। चलिए बोर्ड पे चलते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं वृत्त क्या है। इसमें जितने टॉपिक आपको नजर आ रहे हैं, वृत्त, केंद्र, परिधि, त्रिज्या, व्यास, जीवा, चाप, वृत्ताकार, क्षेत्र, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, सब के बारे में चर्चा करेंगे मैं इस वीडियो में। और यहाँ पे 2 पॉइंट अलग से भी यहाँ पे डाल दिए हैं, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा। ये अध्याय 12 के लिए नहीं है, ये अध्याय 10 के लिए, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में भी चर्चा कर दूंगा, ताकि आपको अगर अध्याय 10 से रिलेटेड अगर प्रश्न मिले, यानी कि स्पर्श रेखा और छेदक रेखा से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन मिले तो आप उसे भी बना सके। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये जो घिरा हुआ तल आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। जब मैं बोला हूँ कि बारी बारी से वृत्त, केंद्र, परिधि, त्रिज्या, व्यास, जीवा, चाप, वृत्ताकार, क्षेत्र, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, इस सभी के बारे में मैं आपको एक एक करके बतला रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा वृत्त पहले किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये जो घिरा हुआ आपको तल जो नजर आ रहा है, ठीक है ना, यह एक निश्चित बिंदु, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे एक बिंदु डाले तो यह एक निश्चित बिंदु से, अगर ये घिरा हुआ तल समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर स्थित है सभी को, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि कहीं की भी दूरी अगर मिलाइएगा, अगर वह इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित है, यह घिरा हुआ तल, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। और इस वृत्त के ये जो निश्चित बिंदु है बाबू, जहाँ से ये घिरा हुआ तल बना हुआ है, इसी निश्चित बिंदु को वृत्त का क्या कहता है, केंद्र कहते हैं। ठीक है ना। तो आपको वृत्त समझ में आ गया, वृत्त का केंद्र समझ में आ गया। अब आपको हम बतलाते हैं कि वृत्त की परिधि किसे कहते हैं। वृत्त को घेरने वाली जो वक्र रेखा की जो लंबाई है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का परिधि कहते हैं। ठीक है ना। ये हमारा क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर वृत्त के इस केंद्र से, अगर इस परिधि तक की दूरी की अगर हम बात करें, तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और इसे हम लोग छोटा r से सूचित करते हैं। ठीक है। और वृत्त के अंदर देखा जाए तो असंख्य त्रिज्याएं होती है, बहुत सारी, और सभी त्रिज्याओं की लंबाई आपस में समान होती है। जितना भी त्रिज्या अगर आप कहीं से भी, अगर इधर भी खींच दे तो ये भी एक त्रिज्या है, इधर भी खींच दे ये भी एक त्रिज्या है, और सभी त्रिज्याओं की लंबाई क्या होती है, आपस में समान होती है। अगर ये मान लीजिए कि अगर कोई वृत्त हम खींच रहे हैं, अगर उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो समझिए कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये जो आपको आकृति प्राप्त होगी, उसके अंदर जितना भी त्रिज्या खींचेगा, सब की जो लंबाई होगी वह 5 सेंटीमीटर ही होगी, या जितना सेंटीमीटर हो। ठीक है ना। और यहाँ पे व्यास की बात करें तो बाबू ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि कोई वृत्त है, अगर वृत्त का यह केंद्र है, तो यहाँ पे अगर वृत्त के केंद्र से, ध्यान दीजिएगा, वृत्त के केंद्र से अगर यह रेखाखंड जा रही है, वृत्त के केंद्र से अगर रेखाखंड कोई जा रही है, तो इसे हम लोग वृत्त का व्यास कहेंगे। ठीक है ना। लेकिन इसको और नामों से भी अगर देखें तो वृत्त के इस व्यास को हम दूसरे तरीका से भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि जो वृत्त का व्यास होता है ना, वह वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, और वृत्त के
केंद्र से होकर गुजरता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पहले मैं आपको जीवा के बारे में बतला दूं, ये भी एक तरह का जीवा यानी कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले। अगर मान लीजिए यह एक बिंदु है, यह एक बिंदु है, तो इस बिंदु से मैं इस बिंदु को अगर मिला दूं तो इसे हम लोग कहेंगे क्या, इसे कहेंगे जीवा। क्या कहेंगे, जीवा। और जीवा यह भी है, लेकिन इसको व्यास नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वृत्त की अंदर अगर देखा जाए तो जीवा हम बहुत सारा खींच सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा जीवा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि वृत्त की सबसे लंबी या सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है, और इसे एक और मैं आपको इसके 3 तरीके बताया हूँ। पहला ये कि वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाले रेखाखंड व्यास कहलाएगी। वृत्त के 2 बराबर भागों में बांटने वाले रेखाखंड व्यास कहलाएगी। और वृत्त की सबसे लंबी या सबसे बड़ी जीवा को भी क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। और यहाँ पे सिर्फ अगर कहा जाए कि वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली, आप यहाँ भी दे सकते हैं, ठीक है ना। वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। बस इसको जीवा कहेंगे। यह भी जीवा है, लेकिन इसका एक अलग नाम पड़ा है क्या, व्यास, क्योंकि इससे बड़ा तो इसमें व्यास जीवा जो है बन ही नहीं सकता है। इसलिए इस सबसे लंबी या सबसे बड़ी जीवा है, इसलिए इसको हम लोग व्यास कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आता है चाप। चाप किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। वृत्त के जो ये परिधि है ना बाबू, ये परिधि हम इसका नाम जो दिया है, ठीक है ना। तो वृत्त की परिधि के अनुदिश, एक यहाँ पे हम आपको वृत्त बना के दिखाते हैं। वृत्त का मान लीजिए कि ये परिधि है, और इस वृत्त के परिधि के अनुदिश यानी कि जैसे जैसे वृत्त का परिधि यह गुजरा हुआ है, ठीक है ना, अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु जिस तरह से गया है ना, मतलब एक वक्र रेखा की लंबाई है, वृत्त की परिधि क्या एक वक्र रेखा के रूप में जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वृत्त के परिधि के अनुदिश किन्हीं 2 बिंदु के बीच की दूरी जो होगी, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। या ए बिंदु है या बी बिंदु है, ठीक है ना। तो वृत्त के परिधि के अनुदिश किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली वक्र रेखा की लंबाई क्या कहलाएगी, चाप कहलाएगी। इसको हम बोलेंगे चाप, ठीक है ना। जैसे आपका वृत्त का परिधि गया है ना, उसी हिसाब से ये भी जाएगा, ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। अब यहाँ से अगर देखें, आप यहाँ से ऐसे भी अगर आप इसको घुमा करके यहाँ तक कहिएगा तो ये भी इधर से ये भी चाप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे हम लोग चाप कहेंगे। तो आपको इतना चीज समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें वृत्ताकार क्षेत्र की, तो यह जो वृत्त है, तो वृत्त और वृत्त के अंदर का जो समस्त जो क्षेत्र होगा ना, यानी कि संपूर्ण इस क्षेत्र को, पूरे वृत्त यानी कि किनारे से लेकर के अंदर के संपूर्ण भाग को वृत्ताकार क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम त्रिज्यखंड की और फिर वृत्तखंड की। देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने कोई वृत्त अगर बना दूं तो यहाँ पे त्रिज्यखंड क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। वृत्त के केंद्र से ये परिधि तक की दूरी आपकी त्रिज्या होगी, तो यहाँ से 2 त्रिज्या लिया जाता है। अब जहाँ पे ये त्रिज्या यहाँ पे और ये त्रिज्या यहाँ पे, इसे हम लोग एक चाप के सहारे इसको भी मिला देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है ना। जैसे परिधि आपका गया है उसी हिसाब से हम इसे पहुंचा देते हैं। यहाँ पे आपका ए बी हो गया और यहाँ पे केंद्र को हम लोग से सूचित करते हैं। ये जो आपको एक क्षेत्र जो नजर आ रहा है ना बाबू, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड का भी प्रकार है, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इसके बारे में हम बताएंगे, पहले इसे समझिएगा ध्यान से कि त्रिज्यखंड कहते किसे। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यह एक त्रिज्या है और ये भी एक त्रिज्या है, ठीक है ना। तो 2 त्रिज्या हो गया। साथ ही साथ ये 2 त्रिज्या वृत्त के परिधि पर जहाँ पे जाकर के रुकी हुई है, तो इन दोनों बिंदु यानी कि जहाँ पे आकर के रुकी है ना बाबू, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो चाप है, इसको हम लोग इसके साथ साथ का संगत चाप मान लेते हैं, ठीक है ना। तो वृत्त की 2 त्रिज्या और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है ना। वृत्त की 2 त्रिज्या और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं बाबू, त्रिज्यखंड कहते हैं। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो इधर से भी इसको घुमा सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं इधर से अगर इसको लेके चलूँ, अगर ऐसे लेकर चलने का प्रयास करूँ, तो यह भी एक त्रिज्यखंड होगा, ठीक है ना। यहाँ से मैं इसको अगर ऐसे अगर घेर दूं, जिस तरह से यह वृत्त बना हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे लेके चलूँ, ठीक है ना, तो ये भी एक त्रिज्यखंड का काम करेगा। ये भी क्या होगा, त्रिज्यखंड का काम करेगा, क्योंकि यहाँ से ये एक हमारा बड़ा वाला चाप हो गया और यह हमारा 2 त्रिज्या हो गया। तो यह जो आकृति बना हुआ है, आप ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, इसे हम लोग कह देंगे ये भी त्रिज्यखंड है। लेकिन नाम क्या होगा, इसको हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, क्योंकि यह बड़ा है इसलिए दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे, और यह छोटा है इसलिए इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे बाबू, लघु त्रिज्यखंड। और इसके अलावा समझिएगा,
साथ ही साथ मैं इसको अगर अलग अलग कर दूं, मैं इसको अगर अलग अलग करने का प्रयास करूं तो कुछ इस प्रकार से आपका लघु त्रिज्यखंड नजर आएगा। और मैं अगर इसको अगर अलग करने का प्रयास करूं तो आपको आकृति शायद कुछ इस तरह से नजर आएगी, ठीक है ना, शायद इस तरह से कुछ नजर आएगी, इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर मैं इसको अलग अलग करने का प्रयास करूं तो ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा और ये लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा। इसी तरह से होता है, ठीक है ना बाबू। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वृत्तखंड के अंदर। देखिए इस अध्याय में जो है ना मुझे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल वगैरह के बारे में पढ़ना, तो मैं अभी क्षेत्रफल पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। इसके बारे में भी मैं आपको बढ़िया से बताऊंगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चाहे यहाँ पे चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, मैं सबके बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है। पहले आप समझिए कि त्रिज्यखंड क्या है, उसके बाद अब आपको बताते हैं वृत्तखंड के बारे में, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं वृत्तखंड की बात करूं बाबू, तो सबसे पहले मान लीजिए कि एक वृत्त है और इस वृत्त का अगर यह केंद्र हो गया और यहाँ पे इसे आप लोग क्या बोलते हैं, चाप, चाप कहते हैं इसको, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसको जीवा कहते हैं। यहाँ पे जीवा का बात होगा, त्रिज्यखंड में चाप का चर्चा हुआ था और त्रिज्या का चर्चा हुआ था, और यहाँ पे हम जीवा का चर्चा करेंगे और चाप का चर्चा करेंगे, ठीक है ना बाबू। यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या है बाबू, चाप है। तो ध्यान दीजिएगा, वृत्त की जो जीवा है ये और ये जो चाप है ये, इससे जो घिरा हुआ क्षेत्र है ना, इसको हम बोलेंगे वृत्तखंड। क्या बोलेंगे बाबू, वृत्तखंड बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको हम एक और तरीके से परिभाषित कर सकते हैं वृत्तखंड को। पहला तरीका ये आप समझ लीजिए कि वृत्त की जीवा और उसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे बाबू, वृत्तखंड बोलेंगे। और ये चूंकि छोटा है इसलिए इसको लघु वृत्तखंड बोल सकते हैं। और यहाँ पे ये जो आपका एरिया जो दिख रहा है ये थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको दीर्घ वृत्तखंड बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका नाम लिख ही देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, और ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड, और ये हमारा हो जाएगा क्या बाबू, ये हो जाएगा हमारा लघु वृत्तखंड। ये क्या कहलाया जाएगा, लघु वृत्तखंड। साथ ही साथ अगर मैं इसे अगर अलग करने का प्रयास करूंगा तो कुछ इस तरह से ये आकृति आपको नजर आएगी, ठीक है ना। ये हमारा लघु वृत्तखंड का नजर आएगा। और इसको मैं अगर अलग करने का प्रयास करूंगा तो कुछ इस तरह से इसकी आकृति थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है ना। ये इस तरह से कुछ बनने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसको एक और तरीके से वृत्तखंड को परिभाषित किया जा सकता है। वो कैसे, तो हम कह सकते हैं कि वृत्त को दो भागों में बांटने वाली, ठीक है ना। जब वृत्त को अगर दो भागों में अगर बांटेगी, कौन बांटती है बाबू, जीवा, ठीक है ना। तो वृत्त को अगर दो भागों में वो बांट दिया गया तो वो दोनों हिस्सा क्या कहलाएगा, हमारा वृत्तखंड कहलाएगा। दोनों हिस्सा क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। अब ध्यान दीजिएगा, अब दो भागों में मैं नहीं बोला हूं कि बराबर भाग, और ना ही मैं बोला हूं कि छोटा और बड़ा भाग, बस दो भाग में अगर बढ़ गया तो दोनों भाग हमारा वृत्तखंड कहलाएगा। जो छोटा होगा वो लघु वृत्तखंड, बड़ा होगा वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। लेकिन दो भागों में बांटने का काम कौन कर रहे हैं, ये हमारी जीवा जो है कर रही है, ठीक है ना। तो वृत्त की जीवा और संगत चाप से घिरा क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं इधर से चलने की बात करूं तो ये हमारा वृत्त का जीवा हो गया, और इधर से अगर हम चले तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा चाप हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा वृत्त की चाप और ये जीवा से बना ये जो क्षेत्र है ये भी हमारा वृत्तखंड है, लेकिन बड़ा है इसलिए इसको दीर्घ वृत्तखंड, और ये छोटा है इसलिए इसको लघु वृत्तखंड के नाम से जानेंगे। तो अभी तक आप इतना चीज देखे कि इसमें इन सारे पॉइंट का मैं चर्चा कर दिया कि वृत्त क्या है, केंद्र क्या है, परिधि, त्रिज्या, व्यास, जीवा, चाप, वृत्ताकार क्षेत्र और त्रिज्यखंड और लघु वृत्तखंड, ठीक है ना। तो त्रिज्यखंड के बारे में भी आपको बता दिए कि लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड, वृत्तखंड के बारे में बता दिया आपको लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। और यहाँ पे दो पॉइंट आपको और नजर आ रहा है, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा के बारे में आपको बता दूं। देखिए क्या होता है, इसके बारे में आपको अध्याय 10 में क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलता है, ठीक है ना। अगर आप अभी इसे अगर आप देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं तो आपके लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वृत्त बाबू अगर बना हुआ है ना, कोई भी अगर वृत्त बना हुआ है तो इस वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करके जाएगी, ठीक है ना। सिर्फ वृत्त को टच करके, स्पर्श का मतलब होता है छू कर निकलना, ठीक है ना। तो अगर सिर्फ टच करके निकल गई, सिर्फ छू करके अगर ये रेखा अगर निकल गई तो इस रेखा को हम बोलेंगे क्या, स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे बाबू, स्पर्श रेखा। और वृत्त के जिस बिंदु पर स्पर्श करती है ना, इस बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं बाबू, इसे बोलेंगे स्पर्श बिंदु। और यह अगर ए बी रेखा है, ठीक है ना, तो इस ए बी को हम स्पर्श रेखा कहेंगे। स्पर्श रेखा के बारे में आपको शायद समझ में आ गया होगा कि वृत्त को अगर एक बिंदु से होकर गुजरे, मतलब कि एक बिंदु से होकर गुजरे मतलब क्या है, एक बिंदु पर स्पर्श करके निकले, नाम ही स्पर्श रेखा, सिर्फ छू के निकल जाएगी। और जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु।
यहाँ पे और सवाल आता है कि वृत्त के अंदर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो बाबू वृत्त के अंदर अनेकों स्पर्श रेखाएं हो सकती है, वृत्त के अंदर अनेकों स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगर ये भी क्वेश्चन आए कि वृत्त के अंदर कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं होती है, ठीक है ना, तो वृत्त के अंदर मात्र 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं होती है। कितनी होती है बाबू? 2, ठीक है ना। अगर ये एक रेखा हो गया स्पर्श रेखा और इसके समानांतर अगर यहाँ पे मैं खींचने का प्रयास करूं तो कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा समानांतर रेखा नहीं होगा। अगर इसे गुजारिएगा ना तो वो छेदक का काम करने लगेगा, ठीक है ना। तो इसके अलावा नहीं होगा दूसरा, ठीक है। या एक सीढ़ी मान लीजिए कि एक सीढ़ी अलग एक स्पर्श रेखा हो गया। तो वृत्त के अंदर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो वृत्त पर अगर देखा जाए तो अनेकों स्पर्श रेखाएं हो सकती है। और वृत्त को जिस बिंदु पर वह स्पर्श करके निकलती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त में 2 ही समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब मैं बात करूं छेदक रेखा की, ध्यान दीजिएगा, नाम ही है इसका छेदक, यानी कि कहीं ना कहीं इस वृत्त को छेदते हुए पार करके यानी कि 2 बिंदुओं से होकर गुजरेगी, ठीक है ना। तो वृत्त यहाँ पे है और वृत्त को 2 बिंदुओं से अगर होकर गुजरे, वृत्त के 2 बिंदु, तो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, ये 2 बिंदु से होकर निकला, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे बाबू? छेदक रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ये हो गया हमारा छेदक रेखा, ठीक है ना। कहीं छेदक से भी लिखता है या कहीं छेदक रेखा भी लिखता है, ठीक है ना। नाम सुनकर बच्चे हंस देते हैं, बबलूल सब कहाँ है, हंसने की क्या जरूरत है, नाम ही ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसे, ठीक है ना। तो ये जो रेखा होगी ना इसे हम लोग बोलेंगे छेदक रेखा। और वृत्त के अंदर भी देखा जाए तो ऐसे हम बहुत सारे छेदक रेखा खींच सकते हैं, ठीक है ना, जो वृत्त को 2 भागों यानी कि 2 बिंदु से स्पर्श करके निकले, 2 बिंदुओं से होकर जाए तो इसको हम बोलेंगे क्या? छेदक रेखा, ठीक है ना। तो वृत्त के अंदर अनेकों छेदक रेखा भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन स्पर्श रेखा की बात करें तो समानांतर में मात्र 2 ही होगा। और इस तरह से स्पर्श रेखा और भी हो सकता है, जिसमें मान लीजिए ऐसे स्पर्श करके चला जाए, कहीं ऐसे भी स्पर्श करके जा सकता है। इस तरह से बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगर इतना बात अगर आप जाने तो बाबू आपके लिए ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन अध्याय 10 में इससे रिलेटेड जो आता है, आप लोग 2-4 क्वेश्चन जो भी इससे रिलेटेड है कि कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, कितनी छेदक रेखा होती है, या किसी हम लोग अगर आकृति देके पूछा जाए आपसे कि कौन स्पर्श रेखा होगा और कौन छेदक रेखा होगा, तो आप भूलिएगा नहीं, आप मार सकते हैं, ठीक है ना। और समानांतर स्पर्श रेखा जब पूछा जाए तो बाबू 2 कहिएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। और फिर हम इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में, वृत्त की परिधि क्या होती है, और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल, फिर वृत्त खंड के क्षेत्रफल, सभी के क्षेत्रफल के बारे में आपको चर्चा करेंगे। और जितने के बारे में यहाँ पे वृत्त, इन सारे टॉपिक के बारे में जो मैं चर्चा किया हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप इसके परिभाषा का PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।